बीटा प्लीटेड सीट कैसे बनता है आप लोग लिख लेते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ intermolecular hydrogen bond between two or more polypeptide chains. Between two or more polypeptide chains. ये बात क्लियर हो गई. कल हमने दिखाया था ना, कल बना के दिखाया था ना हमने. बीटा दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे बच्चों, जल्दी से बताइए. आपने बनाया था कल बीटा का स्ट्रक्चर, कॉपी में बनाए थे बीटा स्ट्रक्चर. जल्दी बोलिए. बोल भी नहीं बनाए थे क्या बच्चों? हाँ बनाए होंगे तो हम नहीं बनाएंगे ना. तो ऐसे 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 जिगजैग बना लो, दूसरा भी बना लो और अल्टरनेट इसका सीओ उसके एच से जोड़ दो. बनाए थे कि नहीं बनाए थे? बोलो. देखो तो 100 बात की एक बात सुन ले कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सुन लो, प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब ओनली सीधा चेन. प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन बता रहा है? प्राइमरी से हाइड्रोजन बॉन्ड. वेरी गुड. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करके रखा हुआ है. ठीक है. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करा है, बनवा के रखा है, ऐसे समझना. अगर ये नहीं होता तो कॉइल नहीं होता. राइट. सीधा था वो क्यों उठ गया? तो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को खींच लिया, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को खींच लिया, वैसा कॉइल हो गया. यहां भी वैसा ही हो गया. ठीक है. चलिए अब तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग. टर्शियरी स्ट्रक्चर, थर्ड लेवल. टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अब सुनो, टर्शियरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के का जो है उसको फोल्ड करो. फिर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा उसको आप मोड़ोगे, फोल्ड कर दो तो बन जाएगा टर्शियरी स्ट्रक्चर. देखो हम टर्शियरी दिखाते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड काम है. आपने अभी सेकेंडरी देखा, उसी सेकेंडरी को आप बुक में देखो यार, इतना मेरा टाइम वेस्ट मत करो. देखो इधर, ये बुक है मेरे हाथ में. देखिए ये है प्राइमरी सिंपल पॉलीपेप्टाइड चेन. समझ में आ रहा है? तुमको थोड़ा यहाँ गोला गोला बना के इन्होंने कंफ्यूज कर दिया है. एक्चुअली ये चेन है. तुम ध्यान से देखो, एक गोला, फिर दूसरा गोला, फिर तीसरा गोला, ऐसे ऐसे जुड़े हैं सब. यानी दिस इज पॉलीपेप्टाइड चेन. ओके, दिस इज प्राइमरी. फिर ये सेकेंडरी, देखो ऐसा ऐसा मुड़ गया, टुक 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 दिख रहा है. और ये है टर्शियरी. देखो इसको ऐसा मोड़ दिए, ये ऐसा मोड़ दिए. समझ में आ रहा? ये मैगी बन गया है कि चाउमीन बन गया है? तो ये चाउमीन बन गया है क्या? तो चाउमीन जो हम लोग खाते हैं ऐसा उलझा हुआ वो दिख रहा है, वो हो गया टर्शियरी. यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर को और मोड़ दो, फोल्ड कर दो. देखो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि इस सेकेंडरी के अंदर ऐसा ऐसा रिंग बना, अल्फा हेलिक्स. तो ये टर्शियरी. और टर्शियरी को और उलझा दो तो क्या बन गया? क्वाटरनरी. जैसे लड़कियों का उलझा हुआ बाल, बराबर. ये देखो ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. समझ में आ गई? ये देख करके कुछ याद आ रहा है? चाउमीन की याद आ रही है और कुछ याद आ रहा है तो ठीक है, देख लो भाई. चलिए इतनी बातें समझ में आ गई तो हाँ बोलो. क्लियर हो गया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. यहां भी बनाया, देखो प्राइमरी सीधा है, ये देखो प्राइमरी सीधा है, सेकेंडरी देखो यहां बढ़िया समझा है. प्राइमरी सीधा है, ये सेकेंडरी देखो टुक 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 अल्फा हेलिक्स. और ये टर्शियरी मोड़ दिए, मतलब उसको ऐसा मोड़ दिए. समझ में आ रहा है? ये जो अपन ऐसा पढ़े थे ना, ऐसे ऐसे, इसको ऐसे ऐसे मोड़ दो. लो ये ऐसा 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 गुच्छर मुच्छर कर दो, ये हो गया टर्शियरी. और कॉम्प्लेक्स कर दो तो क्या हो जाएगा? क्वाटरनरी. अब सवाल है कि इसको मोड़ा क्यों गया? सवाल क्या है कि ये मुड़ा क्यों? भाई ये ऐसा कॉइल था तो ऐसे मुड़ क्यों गया? इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड आएगा, डाइसल्फाइड लिंकेज. क्या बोलते हैं उसको? डाइसल्फाइड लिंकेज. ध्यान से सुन लो. टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए कौन सा लिंकेज जिम्मेदार है? डाइसल्फाइड लिंकेज. मतलब प्राइमरी में कोई लिंकेज, कोई फोर्स नहीं था, सेकेंडरी में आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड,
टर्शियरी में आ जाएगा एक और हाइड्रोजन बॉन्ड तो रहेगा ही ना, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी बना तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, उसके बाद डाइसल्फाइड लिंकेज भी उसमें बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वाटरनरी में एक और फोर्स आ जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्स भी स्ट्रांग हो जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिखते हैं इसको बस, देखो टर्शियरी का अपन बना नहीं सकते हैं। तो क्या सीखा तुमने, टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लिख लो पहली बार, इट इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फोल्डिंग से बनता है। ठीक है, फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला सुनो, जो फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन आपने पढ़ा था वो लोग जनरली टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। ठीक है, इट इज फाउंड इन टू फॉर्म्स, दो फॉर्म में मिलता है, पहला है फाइब्रस प्रोटीन और दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, अगला, द मेन फोर्सेस प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन कौन फोर्स है जो प्रेजेंट है, तो पहला फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्ड, वो तो पहले से है। दूसरा फोर्स है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज। अभी हम लोग आरएनए डीएनए पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे क्या होता है। और तीसरा वैन डर वाल्स फोर्स भी दिया, वैन डर वाल्स तो हर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। और चौथा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए चार्ज होना चाहिए, उसके अंदर कहीं चार्ज रहता होगा। अब एमिनो एसिड अलग अलग टाइप के ना भाई, कोई चार्ज वाले एमिनो एसिड भी हो सकते हैं। एमिनो एसिड में तुमने देखा ना प्लस माइनस चार्ज भी होता है, तो चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा, प्लस माइनस से माइनस प्लस से चिपक कर रहेगा। इतने सारे फोर्स हैं जो टर्शियरी स्ट्रक्चर में होते हैं। चलिए इतनी बातें समझ में आया। इसके अंदर भी बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकते हैं। अगला बढ़ते हैं क्वाटरनरी। नेक्स्ट बस लिखना भर है, कुछ इसमें डायग्राम नहीं बनाने आएगा, टेंशन मत लो। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो टर्शियरी को जोड़ करके क्वाटरनरी बनता है। ठीक है, पहली बात ये लिख ले, क्या, ज्वाइनिंग ऑफ multiple tertiary structures, we get quaternary structure। बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर को हम लोग जोड़ जोड़ के क्या करते हैं, क्वाटरनरी बनाते हैं। ठीक है, ओके, बस इतना जान गए बहुत हो गया। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वाटरनरी होता है, ये भी लिख लो। तो अगला पढ़ना है डीनेचर्ड प्रोटीन, डीनेचरेशन हो गया तो बताइए। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ध्यान से देखो। तो डीनेचर्ड यानी नेचर को चेंज करना, नेचर ऑफ प्रोटीन चेंज ऑफ नेचर ऑफ प्रोटीन, चेंज ऑफ नेचर ऑफ प्रोटीन। अच्छा, हमने तुमको एक बात बताया था कि हर प्रोटीन का बनावट अलग होता है, बताए थे ना। वो क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसमें मतलब जो भी है एलानिन, वेलिन, गुआनिन, जितने तुम पढ़े हो वो सब अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड के सीक्वेंस से अलग अलग प्रोटीन बनता है। अब वो सीक्वेंस अपन याद तो कर नहीं सकते भाई, कोई याद नहीं कर सकता है। तो
वो सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, वो थोड़ा सा भी सीक्वेंस बदल जाएगा तो पूरा प्रोटीन चेंज होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अगर हम प्रोटीन के नेचर को बदलते हैं, नेचर मतलब उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग डीनेचरेशन बोलते हैं। तो कैसे चेंज होगा, तो आप गर्म कर दो तो चेंज हो सकता है, आप पीएच चेंज कर दो यानी एसिडिक कर दो, बेसिक कर दो तो चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी हीट से और पीएच से, दो चीजों से प्रोटीन का नेचर बदल जाता है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, इसीलिए बहुत सारी चीजों में बोली जाती है, जैसे तुमको सलाह दिया था कि दूध पीने के बाद खट्टा चीज मत खाओ। क्यों? क्योंकि दूध का फायदा ही नहीं होगा तुमको फिर। क्यों? क्योंकि दूध के अंदर के जो प्रोटीन है वो खराब हो जाएंगे आपके बॉडी में जाके। बहुत सारे ऐसे सजेशन दिए थे, इसके साथ ये मत खाओ, उसके साथ वो मत खाओ। ये सारी चीजों का इसलिए इसका ये तात्पर्य होता है कि अगर आप इसको कंबाइन करोगे तो उस प्रोटीन, जो प्रोटीन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, डीनेचर्ड हो जाएगा वो। समझ में आया? बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं डीनेचर्ड का, अंडा को उबाल देना। जैसे अंडा कच्चा है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ग्लोबुलर, क्योंकि वो पानी में घुलता है, तुमने पढ़ा है, एल्बुमिन ऑफ एग बताया था हमने ग्लोबुलर में। लेकिन अगर आप अंडा को उबाल दो, टेम्परेचर चेंज कर दो, तो उसके अंदर का प्रोटीन अब ग्लोबुलर से फाइब्रस हो गया। अब फाइब्रस प्रोटीन का पूरा नेचर अलग है, पानी में नहीं घुलता वगैरह हो गया, बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, सब चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, मिल्क से कर्ड बनना। मिल्क से कर्ड कैसे बनता है? पीएच चेंज होने से। कैसे बदलता है? पीएच चेंज होने से। पीएच चेंज हुए तो प्रोटीन बदल गया। तो याद रखो, दैट इज कॉल्ड डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया सबको? प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाने को हम लोग बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। और सवाल है कैसे चेंज होगा, तो ये बात समझ। अब नेचर चेंज होने का मतलब हम तुमको समझाते हैं। होता क्या है बच्चों कि प्राइमरी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जैसे वो सीरीज है वो सीरीज चेंज नहीं होगा, एकदम दिमाग में डालो। प्राइमरी स्ट्रक्चर डू नॉट चेंज। क्या चेंज होगा? सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी चेंज होगा। मतलब उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे, हो सकता है उनका जो क्वाइल बना है वो अल्फा हेलिक्स टूट जाए, ये सब चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? डीनेचरेशन कैन चेंज सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बट डू नॉट अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर। याद रखना, वो जो चेन है पॉलीपेप्टाइड वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया सबको ये बातें? चलिए देख लेते हैं हम लोग, लिख भी लेते हैं इसको। तो डीनेचरेशन का मीनिंग तो समझ ही गया। देखो तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। देखो, व्हेन ए प्रोटीन undergo to the physical change like, जैसे कि चेंज ऑफ, क्या चेंज होने वाला है बताइए? टेम्परेचर और चेंज ऑफ पीएच चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए। अगर किसी को प्रोटीन का पीएच या टेम्परेचर चेंज हो जाए, देन द नेचर ऑफ प्रोटीन get change. This process is called denaturation. This process is called denaturation. Denaturation of protein. और उस प्रोटीन को बोलेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन। प्रोटीन को क्या बोलेंगे? डीनेचर्ड प्रोटीन। That protein is called denatured protein। ठीक है बच्चों? ओके, अब सुनो डीनेचरेशन के में क्या क्या चेंज होता है। ठीक है, क्या क्या चेंज होता है, ध्यान सुनेंगे। चेंजेस अकर्स इन डीनेचरेशन। डीनेचरेशन में क्या क्या चीजें चेंज होती है, पहला बात सुन लो। सबसे पहली चेंज होगी
हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा, गेट डिस्टर्ब। डिस्टर्ब मतलब ब्रेक ही समझो, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसका बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तीसरा जो हेलिक्स है, हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड। समझ में आ रहा है? हेलिक्स जो ऐसा कॉइल था वो अनकॉइल हो जाएगा, सीधा बन जाएगा। दैट इज, इसका मतलब है इट डिस्ट्रॉय 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ गया? 2-3 डिग्री को, लेकिन प्राइमरी को कोई चेंज नहीं करेगा, एकदम नोट में डाल दो। मतलब सीक्वेंस नहीं बदलेगा वो, क्लियर है ना? इसका मतलब वो पेप्टाइड उटाइड बॉन्ड नहीं छेड़ सकता है ये डीनेचरेशन। नोट में डाल दो क्या कि डीनेचरेशन डू नॉट अफेक्ट, किसको डू नॉट अफेक्ट? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं डीनेचरेशन का। एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन जल्दी से बता दीजिए। एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ एग। एग को, अंडा को उबाल दो, ठीक है। अंडा को उबाल दो तो क्या होगा? कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, ऐसा लिखो। कोएगुलेशन मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। कोएगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग। उबालने पे अंडा जो इकट्ठा हो जाती है, जम जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीनेचरेशन, ठीक है। कैसे भाई? तो पहले वो ग्लोबुलर प्रोटीन था, वो फाइब्रस हो जाएगा, चाहो तो लिख भी सकते हो। ग्लोबुलर से वो चेंज हो गया फाइब्रस में, ओके। दूसरा होता है मिल्क टू कर्ड। मिल्क टू कर्ड बाय चेंज ऑफ पीएच बदलने से, और यहां पे उबालने से। उबालना मतलब टेम्परेचर, समझ में आ रहा है ना? गर्म करने से चेंज हुआ या पीएच से। देखो यहां पढ़ लो क्या बोल रहा है कि जब कोई प्रोटीन को किसी फिजिकल चेंज में रखे, फिजिकल चेंज क्या? या तो टेम्परेचर चेंज या तो पीएच चेंज, ठीक है। देन द नेचर ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाएगा। चाहो तो मैं स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट चेंज, दिस प्रोसेस कॉल्ड डीनेचरेशन। प्रोटीन का डीनेचरेशन होता है, डीनेचर्ड प्रोटीन बोलते हैं। डीनेचर्ड प्रोटीन में क्या क्या चीजें बदल जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगा, अल्फा हेलिक्स अनकॉइल हो जाएगा, इट डिस्ट्रॉय 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बट प्राइमरी को चेंज नहीं कर सकते लोग। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई तो हाँ बोलिए। अब एक सवाल पूछा है कि अंडा को जब उबालते हैं तो उसके अंदर का पानी कहां चला जाता है? उसके अंदर का फाइब्रस प्रोटीन कहां बदल जाता है? ग्लोबुलर में। जवाब यही है, सॉरी उल्टा बोला, ग्लोबुलर प्रोटीन कहां बदल जाता है? फाइब्रस में। ग्लोबुलर पानी में घुलता है, फाइब्रस में नहीं घुलता है, तो ये पानी जमा चेंज हो जाता है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम। अंदर हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, सुने होगे तुम। बायोकेमिकल रिएक्शन मतलब वैसा केमिकल रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के अंदर होता है, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उन बायोकेमिकल्स रिएक्शन को अगर हम कैटेलाइज करेंगे तो जल्दी होंगे, और होना भी चाहिए। तो उसको कैटेलाइज करने वाले कैटलिस्ट का नाम होता है एंजाइम। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके स्पीड को बढ़ाने वाले कैटलिस्ट का नाम होता है एंजाइम। डेफिनेशन सबको क्लियर है?
ठीक है। तो एंजाइम आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, पहली बात तो ये लिख लें, एंजाइम्स आर कॉल्ड बायोकैटलिस्ट, ठीक है। दैट इज इट कैटालाइजेस, तो कैटालाइज मतलब इंक्रीजेज स्पीड, ठीक है। कैटालाइज मतलब इंक्रीजेज स्पीड, कैटालाइज वर्ड नहीं लिखना है तो आप लिख लीजिए इट इंक्रीज द स्पीड, द रेट ऑफ, रेट लिखो, इट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है उनको वो इंक्रीज करता है। सबसे अगला इंपॉर्टेंट बात, जितने भी एंजाइम है सबके सब ग्लोबुलर प्रोटीन है। पानी में घुलते हैं ना, देखो मुंह से टपका के देखो एंजाइम निकलेगा, पानी में घुलते हैं, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम, ऑल एंजाइम्स आर कौन सा प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन दोनों के दोनों कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर, याद रहेगा। एंजाइम और हार्मोन कौन से प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये लोग प्रोटीन है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट बात, जितने भी एंजाइम होते हैं उन सबके नाम में एसई होता है, ESE, ASE, जैसे अमाइलेस, लाइपेस, और कुछ चलता है एंजाइम, और कोई एंजाइम माल्टोस, नहीं माल्टोस नहीं है, माल्टेस, देखिए। तो नेम ऑफ एंजाइम एंड विथ किससे खत्म होगा, ASE, गधा नहीं, ASE है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, लाइक माल्टेस, अमाइलेस, ठीक है। और कुछ जानते हैं, लाइपेस, अगला जो एंजाइम होता है बच्चों, एंजाइम इज वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच रिएक्शन। इसका मतलब कि एक एंजाइम एक ही काम को करेगा, एक ही केमिकल रिएक्शन को कराएगा, दूसरे को नहीं करा सकता, याद रखना। दैट इज वन एंजाइम कैन वर्क इन वन रिएक्शन, याद रख लो, नॉट इन अदर। ये सिंपल मीनिंग हम बता दिए, एक एंजाइम एक ही रिएक्शन में काम करेगा, दूसरे में काम नहीं करेगा, ठीक है। एंजाइम का पीएच कितना होता है, 7, न्यूट्रल होते हैं जितने भी एंजाइम्स हैं, ओके। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम लोग विटामिन्स की, विटामिन्स की बात करते हैं। हो गया, इतनी बातें समझ में आ गया। के बारे में तुम जानते होगे, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमारे बॉडी को बहुत थोड़ा सा चाहिए, और काहे के चाहिए, तो ग्रोथ एंड डिजीज कंट्रोल, बीमारी से लड़ने की क्षमता और ग्रोथ, दो चीज याद रखना, ग्रोथ और बीमारी से लड़ने की क्षमता। अगर विटामिन नहीं रहेगा तुमको ढेर सारी बीमारी होती है, पता होगा ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बहुत सारे पढ़े होगे बचपन में, नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, सुने हैं कि नहीं। कोई एक विटामिन कम हो पक्का कोई बीमारी हो जाएगा तुमको, यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है वो, ठीक है, ओके। तो विटामिन क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यहां से बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आएगा, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच इज
which is required in very small amount in our food, अपने खाने में बहुत थोड़े सी मात्रा में चाहिए, which is used या which protect us from diseases, which protect us from diseases and provide proper growth. ठीक है, विटामिन क्या है? इज कॉल्ड विटामिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विटामिन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, विटामिन जो होते हैं हमारा बॉडी नहीं बना सकता, ये बात याद रखो। प्लांट का बॉडी बना सकता, आवर बॉडी कैन नॉट synthesize, our body cannot synthesize vitamins, but लेकिन plants can synthesis vitamin। प्लांट देखो तुमसे सुपीरियर है, तो हम लोग प्लांट को ही खा जाते हैं। ले, प्लांट कैन सिंथेसिस विटामिन्स। तुमको पता होगा ना, विटामिन खाने के लिए हरा साग भाजी खाने बोलते हैं प्लांट। देखो प्लांट, इसीलिए तो प्लांट विटामिन बना सकता, हम लोग बना नहीं सकते हैं। ओके, अब आते हैं विटामिन। दो टाइप का होता है, ध्यान सुन लो। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन। अच्छा, विटामिन का नाम कहां से आया? तो विटामिन का जो नाम बना है बच्चों, वो 2 वर्ड से बना है। वाइटल, वाइटल मतलब जरूरी, पता होगा ना, वाइटल रोल, मेन रोल, जरूरी, और उसके बाद अमाइन, यानी जरूरी अमाइन। अमाइन तो समझता होगा, नाइट्रोजन का कंपाउंड, यानी जरूरी अमाइन। देख लो, वाइटल अमाइन, यह है विटामिन। ठीक है, उसके बाद एक्सेस ऑफ विटामिन से नुकसान है। अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, इसीलिए बोलते हैं कभी भी आप विटामिन के टैबलेट बिना डॉक्टर के सलाह के ना खाएं। ये नहीं कि फ्री पॉकेट में मिल गए ठूस लिए, सोचेंगे ज्यादा विटामिन भर ले पेट में। ठीक है, एक मेरे घर में एक महान आत्मा है, बोलते हैं कि जब गाजर का सीजन आता है तो हम 20 केजी गाजर खा जाते हैं। अरे भाई क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पता है, तुम्हारी बॉडी को जितना विटामिन चाहिए उतना ही लेगा वो, उससे ज्यादा सब बाथरूम में जाएगा तुम्हारा विटामिन। तो इसीलिए ज्यादा टैबलेट से बचे, विटामिन के ना खाएं। साग भाजी भले खा लो, कभी साग भाजी से नुकसान नहीं होगा। तो विटामिन एक्सेस से भी बीमारी होती है, यह ध्यान रखना हमेशा। एक्सेस ऑफ विटामिन भी आपको नुकसान पहुंचा देगी, इसलिए बोलते हैं कि डॉक्टर के सलाह से विटामिन लें। चलो अगला पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, तो यहीं से सवाल आएगा, याद रख लो। विटामिन 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है वाटर सोलेबल, अभी अभी कोरोना सीजन में कुछ बच्चों को विटामिन की जानकारी हो गई है, क्योंकि बच्चे डर डर के डेली रामदेव बाबा का प्रोग्राम देखते थे कि नींबू खाओ, तो और क्या क्या बताते खाने के लिए, कोरोना नहीं होगा बोलते, खट्टा चीज खाओ ना, आंवला खाओ। तो क्यों खाओ ये नहीं सुने, क्यों डेली खाओ? बिकॉज वो लोग पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, सी, और वो डेली खाओगे क्योंकि वो बाथरूम के रास्ते से बाहर निकल जाता है, आपके बॉडी में स्टोर नहीं होते। डेली खाओ, डेली निकालो, वो वाला काम रहता है, इसलिए डेली खाएं। ये नहीं कि एक ही दिन ठूस लिया 5 केजी आंवला, फिर अगले दिन कोई मतलब नहीं है, आपके बॉडी से निकल जाएगा एक ही दिन में। तो वाटर सोलेबल, और दूसरा होता है फैट सोलेबल। सुन लो बच्चों, वाटर सोलेबल नाम से ही पता चल रहा, वैसा विटामिन जो वाटर में घुल जाए उसको क्या बोलते हैं? वाटर सोलेबल। सोलेबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कौन कौन विटामिन है जो पानी में घुलता है, याद रखेंगे क्या? बी एंड सी।
विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोलेबल, याद रखना, 1 मार्क में है ये। तो विटामिन के नाम तो तुमको याद होंगे ना, विटामिन के नाम बहुत आसान है। ABCD पढ़े हो क्या? बस लाइन से लिख दो ABCDE, उसके बाद K, बस यहाँ पे ब्रेक हुआ है ABCDE। बी का एक ग्रुप होता है, बी को हम लोग बी ग्रुप बोलते हैं, बी को हम लोग बी ग्रुप बोलते हैं। क्यों? बी में बहुत सारे विटामिन आते हैं, B1 B2 डॉट 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 कितने तक, B12। बी में 12 प्रकार के विटामिन होते हैं, ठीक है, बी से B12, तो B12 लोग का एक ग्रुप होता है, ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस बात को। तो विटामिन क्या होता है? पानी में घुलेगा। उसके बाद जो विटामिन पानी में घुलता है तो रेगुलरली डाइट में खाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो, यही बहुत इंपॉर्टेंट। 100 रुपए ज्ञान दे रहे रामदेव बाबा, हम भी बन गए थोड़ी देर के लिए, अभी सुन लो थोड़ी देर। वाटर सोलेबल विटामिन्स must be supplied regularly in diet, ठीक है, हमारे बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, दे कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, यह हमारे बॉडी में जमा नहीं हो सकता है। अब इसका उल्टा कर लो, फैट सोलेबल। सुनो रे, बस नाम बता रहे हैं, ए विटामिन ADEK, देखो बड़ा अच्छा सीक्वेंस है, ADEK, BC छोड़ दो, बीच का दो, बराबर, विटामिन ADE and K आर फैट सोलेबल। फैट सोलेबल मतलब ऑयल में घुलेगा। सुन लो, फैट सोलेबल है तो क्या करना पड़ेगा तुमको? रेगुलर नहीं खाने की जरूरत है, एक बार ठूस के बैठ जाओ 6 महीने के लिए ऊंट जैसा, ठीक है, बार बार नहीं खाने की जरूरत है। कौन कौन विटामिन? AD, सनलाइट खा लो, ठंडी में खा लो, धूप में बैठते हैं ना, ठंडी में पूरे सालों में बैठते क्या धूप में हम लोग? तो नहीं, एक बार खा लो, फुर्सत में रहो। E खा लो, एक K खा लो, सब विटामिन खा लो भाई एक एक बार, ये 5 4, और ये 2 को डेली खाइए। कौन कौन विटामिन है? B और C खट्टे चीजों में होता है, पता होगा, पता है क्या सबको? और B क्या में होता है? मटन मछली खाओ यार, सब मिलेगा। मटन नहीं खाते तो दूध पीजिए, सारे विटामिन दूध में होते हैं, C को छोड़ दो तुम, C खट्टे चीज में होता है। ओके, तो अगला लिख लोगे डिफरेंस? नहीं लिख लेंगे? ये क्या है? ये रेगुलरली सप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे बॉडी में स्टोर होता है। कौन स्टोर करता है? लीवर। कौन स्टोर करता है? लीवर। लिख लो यहाँ पे, लीवर स्टोर फैट सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन को कौन स्टोर करता है बच्चों? लीवर। कौन स्टोर करता है? लीवर एंड एडिपोज टिश्यू, सॉरी एक और नाम है, लीवर एंड एडिपोज। 9th पास हो? 9th में पढ़े होंगे एडिपोज, हम नहीं पढ़ाया, अगर हम ही बायोलॉजी पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। एडिपोज हमने बताया होगा, नाम में डिपोज, इस वर्ड में डिपोज छुटा है, डिपोज यानी जमा होना, याद होगा चमड़ी के नीचे होती है ये। एडिपोज एक टिश्यू का नाम है, पढ़े हैं क्या? कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप एडिपोज। तो एडिपोज क्या करता है? फैट को जमा करता है, फैट को, तो उसके साथ साथ विटामिन भी जमा होता होगा। चलिए आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया बच्चों? तो हाँ बोलो, आ गया समझ में? विटामिन क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक यानी कार्बन का कंपाउंड है, देख लो, जो कि हमारे बॉडी को बहुत थोड़ा सा मात्रा में चाहिए ग्रोथ के लिए और डिजीज कंट्रोल के लिए, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। हमारा बॉडी विटामिन नहीं बना सकता है, प्लांट बना सकता है। विटामिन 2 वर्ड से बना है, वाइटल और एमी। और विटामिन कौन कौन होता है? ABCDE और K। बी को बी ग्रुप भी बोलते हैं, B से B12 तक। विटामिन 2 टाइप का होता है, वाटर सोलेबल, फैट सोलेबल। वाटर सोलेबल बस नाम याद रखो, बारीक कथा याद रहता है। वाटर सोलेबल आप मत याद रखो, फैट सोलेबल याद रखो, या जो भी एक याद रखो, दूसरा याद रहेगा। तो ये है ADEK, क्या है? ADEK। और ये B और C, ये इसको रेगुलर नहीं खाना पड़ेगा फैट वाले को, और वाटर वाले को डेली खाना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी से यूरिन के थ्रू, ये यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से क्या निकलती रहती है?
बाहर निकलते रहता है, पानी में घुल जाएगा। टॉयलेट अपना यूरिन पानी है ना, बाहर कर दिया। चलिए आ गया समझ में? तो हाँ बोलो, आ गया बच्चों? बोल गए सब। फिर उसका केमिकल नेम, ध्यान दो इधर, केमिकल नेम यही लिख देंगे यार, कौन इतना करेगा। नेम, केमिकल नेम, तो इसका सोर्स भी दिया है बुक में, लेकिन आप पढ़ लेना, सोर्स कोई पूछेगा नहीं, काय में होता है। तो आप तो ट्रिक बताते हैं, सब विटामिन मिल्क में होता है, सब में मिल्क लिखना, सी छोड़ के, सब मिल्क 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 लिखते जाओ, सब में सही रहेगा। ठीक है। और विटामिन डी भी मिल्क में मत लिखना, विटामिन डी सनलाइट, वो तो शायद हमको लगता है सबको पता होगा, बचपन में सिखाया था, धूप में बैठे हुए विटामिन डी मिलेगा। डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है पता है क्या? शायद बायोलॉजी वालों को पता होगा। ऐसे क्यों बायोलॉजी वालों को? यार सबको पता होगा, सिर्फ बायोलॉजी वालों को ही क्यों? देखो ऐसा मत मानना तुम कि ये तुम बचपन में पढ़े होगा, हमको लगता है 9th 10th 8th में सब बहुत मिले हैं, अपने को नहीं मिले। 8 9 10 तक तो सबने साइंस पढ़ा है ना यार, ऐसे क्यों बिहेव करते तुम लोग? सबने पढ़ा है। सो आपको सब मिला है, बस ये केमिकल नेम छोड़ के, हम गारंटी देते हैं, हमने भी पढ़ा है यार साइंस, हमको भी पता है कितना है। तो ये सब आप पढ़े हो, हम जो लिखने वाले हैं ये भी आप पढ़े हो, बस आप ये नहीं पढ़े हो जो हम बीच में लिखेंगे केमिकल नेम। तो आप बस इसी को ध्यान रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आप यहाँ पढ़ रहे हो ना बहुत काम आता है, देखो लाइफ में। तो अगर ध्यान दोगे तो अब हम तुमको बता देते हैं कि मैंने कोई बच्चे आ जाते हैं ऐसे MPPSC की तैयारी करने वाले या UPSC की, तो वैसे आके मेरे से पूछते हैं, बोलते हैं सर आप सवाल पूछो, तब उनसे यही सब पूछते हैं, बताते हो बच्चे, और बोलते हैं सब पढ़ना है सर MPPSC के सिलेबस में। तो अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स को फाइट करोगे, जो कि करोगे शायद, अगर थोड़े से लालसा है तो जिंदगी में, तो आप ध्यान रखो, इस सेपरेट जो कोचिंग चलाई जाती है गवर्नमेंट एग्जाम को, क्या करती है, यही सब पढ़ाते हैं, बट उनके पास एक थोड़ा ट्रिक ट्रैक होता है। ट्रिक ट्रैक क्या? तो एक आया था बेचारा MPPSC, बोलता है प्रीलिम्स निकाल लिया हमने, एक पुराना स्टूडेंट है मेरा, तो आया था बता रहा था सर हमने MPPSC का जो फर्स्ट राउंड है वो क्लियर कर लिया, अभी सेकंड राउंड होने वाला है। तो वो बता रहा था कि सर बस ये लोग ऑनलाइन कोचिंग में क्या करते हैं, अपना ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक मतलब जैसे अपन पीरियोडिक टेबल याद रखने का ट्रिक है, उनके पास हर चीज का ट्रिक होता है भाई, वो बना लेते हैं और बच्चों को रटा देते हैं, रट लो। जैसे फैट सोलेबल विटामिन मुझसे पूछ लो, तो कुछ ऐसा बना के याद कर लिया होगा, ऐसा मंत्र जैसा बोल देगा फटाफट, बस और कुछ नहीं। बट पढ़ना तो यही है ना, अगर हमारा नॉलेज पहले से अच्छा हो तो ट्रिक ट्रैक की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो वैसे अब हम उसको पूछ रहे थे तो बोल रहा था कि सर हम लोग ऐसे नहीं करते, हम लोग ट्रिक वाइज करते हैं। जैसे हम उसने मेरे को ट्रायंगल का एक सवाल दिया, तो हम ऐसे हेरन्स फार्मूला से बना के उसको आंसर निकाल दिए, थोड़ा टाइम मेरे को ज्यादा लगा, उसने फटाफट कर दिया, ट्रिक था उसके पास, तो बोला सर ऐसे बनेगा। ठीक है भाई, बट बेसिक तो है, कॉन्सेप्ट तो है, बना तो अपन भी सकते हैं। तो ये चीज ध्यान दें। तो नेम ऑफ विटामिन, केमिकल नेम, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जाता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और डिफिशियंसी डिजीज तो आते ही रहता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले विटामिन ए की बात करो, लाइन से ही चलेंगे। विटामिन ए किसी को पता है केमिकल नेम? चलो हम ट्रिक बताते हैं, हमने कैसे याद रखा। रेटिना, देखो आंखों के लिए अच्छा होता है, इसके नाम है रेटिनॉल, इसका नाम है, क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। इसके कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये तुम जानते होगे यार, हमने तो बचपन में सुना था, नाइट ब्लाइंडनेस, डतौंधी बोलते हैं इसको, नहीं, रात में दिखता नहीं है। या एक और है जेरोप्थेल्मिया, ऐसा हार्डनिंग ऑफ कॉर्निया ऑफ आई, ये भी लिख लो यार। इसमें कोरोना, आपका जो आंख का कॉर्निया है, पढ़े होगा ना, आंख के सामने का जो व्हाइट वाला उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया, वो हार्ड हो जाता है। दूसरा है विटामिन B1। विटामिन B1 का नाम है थाइमाइन, क्या नाम है? थाइमाइन। इसके कमी से बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी सुने क्या बचपन में? बेरी बेरी एक बीमारी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा याददाश्त कमजोर हो जाता है बच्चों का, बेवकूफ जैसे दिखते हैं, और ग्रोथ नहीं होता उनका। छोटे बच्चों को ज्यादा होता है बीमारी, हाँ, बेरी बेरी। बहुत सारे लोग यहाँ हो गया बचपन में खाए नहीं ध्यान से, तो पढ़ नहीं रहे, दिमाग नहीं चल रहा, बोलते हैं।
तो विटामिन, अगला है B2, B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, याद कर लेंगे सभी लोग। इससे होगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, बर्निंग सेंसेशन ऑफ स्किन, ठीक है। ये सब आपको पढ़ लेना है एक एक बार, क्योंकि ज्यादातर एमसीक्यू ही आते हैं इसमें से, तो ऑप्शन रहेगा आपके पास। अगला विटामिन B6, विटामिन B6 का नाम है पायरोडॉक्सिन, पढ़ने तो आ रहा है ना, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। सब बीमारी जो है इस सब के बारे में फेमिलियर नहीं है हम लोग, आप नेटवर्क पे सर्च कर लेना यार। जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर तो अपन जानते हैं, बेरी बेरी भी जानते हैं, नाइट ब्लाइंड जानते हैं, ये नहीं जानते अपन। इसमें क्या बोल रहा है, कॉर्निया हार्ड हो जाता है, और ये एक बीमारी है आपको, इसमें बोल रहे हैं लोग कि आपके माउस के किनारे पे क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। ओके, अगला है विटामिन B12, B12 का केमिकल नेम किसी को पता है, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबला, यही नाम हमने पूछा था उस लड़के से, बता दिया था फट से, साइनोकोबालामाइन, B12 ध्यान रखो, साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन से आपके बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाएगी, खून की कमी होती है, इस बीमारी का नाम होता है एनीमिया, सुने हो, लड़कियों को बहुत होता है, चक्कर आ रहा है नहीं आरबीसी डिफिशियंसी, खून की कमी हो जाती है, ओके, एनीमिया, बहुत बहुत पॉपुलर बीमारी है कुल मिला के। अगला है विटामिन सी, विटामिन सी को बोलते हैं स्कर्विक एसिड, स्कर्विक एसिड, स्कर्विक एसिड, ठीक है। स्कर्विक एसिड खट्टे चीजों में होता है, एसिड लिखा है तो, ठीक है। इसके बीमारी, इस बीमारी का भी नाम इसके स्कर्वी है, इसके बीमारी का नाम भी क्या है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लीडिंग गम्स हो जाता है, मतलब मसूड़ों में से खून निकलने लगेगा। स्कर्वी, ठीक है। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, देखो कैल्शियम बनता है ना इससे, कैल्सीफेरॉल। इससे कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स, रिकेट्स सुने हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती है बच्चों को, रिकेट्स, और मेरेस्मस, मेरेस्मस भी होता है ना इससे। ठीक है, ओके। अगला हो जाता है बच्चों विटामिन ई, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। इसकी कमी से क्या होगी, मसल्स वीक हो जाएंगे, वीकनिंग ऑफ मसल्स, मसल्स कमजोर हो जाएंगे। और आखिरी है, इतने सारे विटामिन है, नहीं, विटामिन के, कौन सा विटामिन था, विटामिन के बच्चों, विटामिन के का नाम है फाइलोक्यूनिनोन, फाइलोक्यूनिनोन, ठीक है। इससे ब्लड क्लॉटिंग इंक्रीज हो जाता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुने होगे तुम, ये बहुत पॉपुलर भी है, ब्लड डू नॉट क्लॉट, उसका खून जमेगा ही नहीं, जिसमें विटामिन के कम होगा, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई सबको, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आएगा, एक तो पक्का आएगा, हर साल आता है तो इस साल भी आएगा, एक ऑब्जेक्टिव के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा भाई, तो इसमें से एक ऑब्जेक्टिव पक्का आएगा, या तो केमिकल नेम या तो कोई बीमारी का नाम, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। किसी किसी में हमने दो दो बीमारी लिखा है, आप लाइन खींच लो,
नहीं तो कोई कोई कंफ्यूज हो जाएगा। इसमें दो नाम है, हमने अंडरलाइन ऐसे किया है, इसमें भी दो नाम है। चलिए ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग और पढ़ेंगे आखिरी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजी वाले तो ये पूरा पढ़े हैं, ये पूरा टॉपिक बायोलॉजी वाले पढ़े हैं। आरएनए डीएनए पढ़े हो ना, तो आरएनए डीएनए के स्ट्रक्चर्स किससे बनते हैं पढ़ा होगा। बेस, नाइट्रोजिनस बेस, राइबोस सॉल्ट, सॉरी राइबोस शुगर, और क्या लगता है बता, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल, तीन चीजें लिख मिलकर बनती है। तो खैर पढ़े हैं, कोई बात नहीं, फिर से पढ़ लेंगे, देखना तो बायोलॉजी में जो पढ़े थे और यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं कितना अंतर है, कौन अच्छा पढ़ा रहा है, ठीक है, देख लेते हैं क्या। चलो तो ठीक है, देखते हैं। बायोलॉजी वाले पढ़े हैं, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तो नहीं पढ़े ना बेचारे, उनके लिए तो पढ़ाना पड़ेगा ना। चलो तो मिलते हैं, कल पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से